ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका के बंगले के फेंस पर हाथ रखते हुए सुकेश ने अनिका से कहा, देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किस तरह अपने बच्चे को संभालने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। इस देश में पैसा तो बहुत है, मगर हम जैसों के लिए यहाँ पर जिंदगी गुजारना पहले पहले काफी मुश्किल हो सकता है। तुम अभी अभी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हो, इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमारी कंपनी तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देती है तो हो सकता है इसमें तुम्हारा भी फायदा हो। वैसे मैंने खुद भी सोचा नहीं था कि हमारा बॉस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मिलने के पीछे असलियत क्या थी, यह राज सिर्फ अनिका और एनटीटी कंपनी का सीईओ ओजस जानते थे। मगर यह बात ना ओजस किसी को बताने वाला था और ना ही अनिका किसी को बताने वाली थी। अनिका सुकेश के चेहरे से उसकी प्राउड स्माइल छीनना नहीं चाहती थी, इसलिए अनिका ने सिर्फ मुस्कुराकर सुकेश के सामने अपना सर धीरे से झुकाया। सुकेश को मन ही मन अपने आप पर प्राउड फील हो रहा था। अनिका के लिए कुछ कर गुजरने का एहसास सुकेश के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सुकेश को मन ही मन वो सर्टिफिकेशन भी मिल गया था कि अनिका ने उसका और रीना का जिस तरह से सबके सामने सपोर्ट किया था, सुकेश ने वो फर्ज भी अपने सर से उतार दिया था। सुकेश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, वैसे मेरे बॉस मेरे टैलेंट से काफी खुश हैं। जब मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में मेरे बॉस को डिटेल्स बताई तब वो काफी इम्प्रेस हो गए। तुम्हारे प्रोजेक्ट से और हट से तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो गए। अनिका भले ही सुकेश की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, मगर वह उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। अनिका बस अपना सर झुकाकर सुकेश की बातें बड़े ही ध्यान से सुनती रही, मगर अनिका के चेहरे पर सुकेश की बातें सुनने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं था। जब सुकेश ने देखा कि अनिका कुछ बोल नहीं रही थी, तब सुकेश ने यहाँ वहाँ देखकर धीमी आवाज में अनिका से कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो, मगर तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया है, तो बदले में तुम भी मेरे लिए एक फेवर कर दो। इस बार अनिका सुकेश की बात बड़ी ही सीरियसली सुनने लगी। सुकेश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो, रीना घर पर अकेली रहती है। मैं अक्सर काम पर बिजी रहता हूँ। रीना काफी अकेलेपन महसूस करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम रीना के साथ दोस्ती करो और उसके साथ कुछ वक्त गुजारो। वो ज्यादातर घर पर अकेली ही रहती है। अगर उसे अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई दोस्त मिल जाएगा तो हो सकता है कि उसका डिप्रेशन कुछ कम हो जाए। अनिका बड़े ही ध्यान से सुकेश की बातें सुन रही थी। तभी अचानक अनिका और सुकेश के कानों पर एक कार की आवाज पड़ी। वो कार तेजी से आकर सुकेश और अनिका के बंगले के ठीक बाहर आकर रुकी। सुकेश इस तरह की कार को अपनी सोसाइटी में देखकर काफी हैरान हो गया था। वो एक लंबी सी लग्जरियस गाड़ी थी जिसकी कीमत कम से कम 1 मिलियन पाउंड की थी। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि पूरी सोसाइटी में इतनी महंगी गाड़ी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। सुकेश ये जानना चाहता था कि आखिर उस गाड़ी में कौन आया था। जब कार का दरवाजा खुला तो सुकेश ये देखकर हैरान हो गया कि सुकेश और एनटीटी कंपनी का बॉस ओजस खुद गाड़ी से बाहर निकल रहा था। जब ओजस सुकेश के साथ बात कर रहा था तब सुकेश ने बातों में ओजस को ये बताया था कि वो कहाँ रहता था और किस इंडियन सोसाइटी में रहता था। लेकिन सुकेश ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक मामूली एम्प्लॉय को एनटीटी कंपनी का सीईओ इतना इम्प्रेस हो गया था कि वो उससे मिलने उसके घर चला आया था। अपने बॉस को अपनी सोसाइटी में देखते ही सुकेश दौड़कर अपने बॉस की गाड़ी के पास गया। इससे पहले कि सुकेश अपने बॉस की ओर हाथ आगे बढ़ाता, ओजस उसको इग्नोर करके सीधा अपने दरवाजे के पास खड़ी अनिका के पास चला गया। सुकेश ये देखकर हैरान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि एनटीटी कंपनी का सीईओ और उसका बॉस आखिर अनिका को उसके घर पर मिलने क्यों आया था। ओजस के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। ओजस के मन में कई सवाल बार बार घूम रहे थे, जिनके जवाब लेने वो इस वक्त उसके पास आया था। अनिका के पास पहुंचते ही ओजस ने अनिका से पूछा, अरे अनिका, मेरा मतलब है प्रीति, तुम अचानक यहाँ कैसे? और क्या बड़ी मैडम जानती हैं कि तुम यहाँ पर आई हो?
अपने बॉस का इस तरह का बर्ताव और इस तरह की बातें सुनकर गेट के पास खड़ा सुकेश हैरान होकर अनिका और ओजस को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस उसकी गरीब पड़ोसी के साथ इस तरह से क्यों बात कर रहा था। एनटीटी कंपनी की बड़ी मैडम के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, मगर ये बात सुकेश की समझ से बाहर थी कि ओजस सुकेश की नई पड़ोसी के साथ बड़ी मैडम की बातें क्यों कर रहा था। सुकेश सबसे ज्यादा हैरान हुआ था ओजस का एटीट्यूड देखकर। ओजस काफी पोलाइटली सर झुकाकर सुकेश की नई पड़ोसी के साथ बात कर रहा था। ये देखकर सुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले वो जिस लड़की को इतनी सिंपैथी दे रहा था, उस लड़की के सामने लंदन शहर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक ओजस अपना सर झुकाकर बड़े ही पोलाइटली बात कर रहा था। सुकेश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अनिका समझ गई थी कि अब सुकेश के सामने अनिका की आइडेंटिटी छुपाना काफी मुश्किल हो गया था। ओजस बार बार अनिका को एक ही सवाल पूछ रहा था कि वो यहाँ कैसे आई थी और अचानक उसके इस तरह सीक्रेटली लंदन आने का क्या मतलब था। अनिका ने अपनी आंखों के इशारे से ओजस को आगे बोलने से रोक लिया और धीरे से गेट के पास खड़े सुकेश के पास जाकर अनिका से कहा, देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुमने अभी अभी जो देखा है उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। सुकेश फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। सुकेश का मुंह खुला का खुला रह गया था। अनिका की बात सुनने के बाद सिर्फ सुकेश ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वहीं एक स्टैचू की तरह खड़ा रहा। इसके बाद अनिका ओजस को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली गई। अनिका ने दरवाजा बंद कर लिया। अब बाहर खड़े सुकेश को अनिका और ओजस के बीच जो भी बातें चल रही थी वो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर कांच की खिड़कियों से सुकेश ये देख पा रहा था कि अनिका ओजस को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी और ओजस बड़ी ही पोलाइटली हर इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद हाँ में अपना सर हिला रहा था। जब एस्ट्रो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने के बाद सुकेश ने एनटीटी कंपनी के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, तब सुकेश के मन में सिर्फ एक बात थी कि किसी भी तरह वो अपनी जिंदगी में आने वाले कुछ सालों में एनटीटी कंपनी में एक हायर रैंक की पोजीशन हासिल करे और बिल्कुल अपने आइडल ओजस की तरह बिजनेस में अपना नाम और रिप्यूटेशन बनाए। एनटीटी कंपनी में आने वाले हर नए एम्प्लॉय के लिए ओजस एक आइडल से कम नहीं था। हजारों यंगस्टर के आइडल को इस तरह अनिका के सामने सर झुकाकर बात करते हुए देखकर कहीं न कहीं सुकेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुकेश के समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पड़ोस में जो नई नई लड़की रहने आई थी और जिसे वो एक बेसहारा लड़की समझ रहा था, आखिर असलियत में वो लड़की कौन थी। अगर वो लड़की महज एक गरीब अंडर ग्रेजुएट लड़की थी तो फिर इतने पावरफुल लोग उसके सामने सर झुकाकर क्यों खड़े थे और एनटीटी कंपनी की बड़ी मैडम उसे किस तरह से जानती थी। घर के अंदर अनिका ओजस से कह रही थी, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मासी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आई हूँ। यूनिवर्सिटी में अब ओजस अनिका से मिला था। तब ओजस अनिका की आंखों के इशारे से इतना समझ गया था कि अनिका जरूर किसी सीक्रेट मिशन पर लंदन पहुंची थी और इसीलिए अनिका के आने की खबर रेखा मौसी को सुनाने से पहले एक बार ओजस अनिका से मिलकर ये जानना चाहता था कि आखिर इस तरह सीक्रेटली लंदन आने के पीछे उसका क्या मकसद था। मगर ओजस को इस बात का भी डर था कि अगर रेखा मौसी को पता चल जाता है कि अनिका लंदन आई थी तो ये बात ओजस ने उससे छुपाई थी, तो हो सकता है कि रेखा मौसी ओजस से भी नाराज हो जाए। इसलिए अपनी परेशानी अनिका को बताते हुए ओजस ने कहा, अगर मैंने मासी को नहीं बताया और बाद में उन्हें पीछे से ये खबर मिली तो वो मुझसे काफ़ी नाराज हो जाएंगी और मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने ओजस की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं रिया को आगे कर दूंगी, वो तुम्हें बचाने में हमारी मदद करेगी। रिया का नाम सुनते ही ओजस के चेहरे पे मुस्कान आ गई। ओजस ने अनिका से कहा, हाँ तब तो कोई बात नहीं, अगर रिया बड़ी मैडम से कोई फरमाइश करेगी तो वह कभी भी टाल नहीं सकती। ओजस के लिए ये धर्म संकट में फंसने वाली बात थी। एक तरफ अनिका के आने की खबर उसे उस इंसान से छुपानी थी जिसने ओजस को अपना बेटा समझकर इतनी बड़ी कंपनी की बागडोर उसके हाथ में सौंपी थी, और दूसरी ओर अनिका थी जिसे रेखा मौसी अपनी बेटी मानती थी। ओजस इस धर्म संकट में फंसा था कि उसके एक तरफ आग था तो दूसरी तरफ कुआं। अगर वो अनिका के आने की बात रेखा मौसी से छुपाता है तो उनसे डांट खाता है
और अगर अनिका के आने के बाद वह अनिका के परमिशन के बिना रेखा मासी को बताता है तो अनिका उससे नाराज हो जाती और दोनों में से किसी की भी नाराजगी ओजस के लिए अच्छे सिग्नल नहीं थे। फाइनली अनिका की बात मानने के बाद ओजस ने अनिका से धीमी आवाज में पूछा, मगर मुझे तो ये बताओ कि तुम आखिर यहाँ पर आई क्यों हो? ऐसा क्या सीक्रेट मिशन है जो अपने लंदन आने की खबर तुमने हमें भी नहीं दी? ओजस के इस सवाल का बड़े ही ब्लंटली जवाब देते हुए अनिका ने कहा, तुम इस मामले से दूर रहो, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस बिजनेस पर अपना ध्यान दो। अनिका की बात सुनते ही ओजस ने अपनी कमर सीधी करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। वैसे तुम जिस लड़के को पहचानती हो उसे मैंने प्रमोशन देने का फैसला कर लिया है। कुछ देर बाद फिर से अपनी आवाज दबाते हुए ओजस ने अनिका से पूछा, क्या तुम धीरे धीरे अपनी टीम को एनटीटी के सिस्टम में भर्ती करना चाहती हो ताकि आगे चलकर रिया को बिजनेस संभालने में आसानी हो? हालांकि अनिका का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मगर इस वक्त अनिका इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। अनिका को कांच की खिड़कियों से बंगले के गेट पर खड़े सुकेश के चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे। अनिका ने सुकेश के बारे में इतना तो जान लिया था कि सुकेश रीना को बड़ी अच्छी तरह से रखता था और कहीं न कहीं अनिका को रीना के लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर भी था। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने ओजस से कहा, तुम बस इतना ध्यान रखना कि उस लड़के को एक्सपोर्ट मिले, ठीक उसी तरह से ग्रूमिंग करो। हो सकता है वो लड़का फ्यूचर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो। अनिका की बात सुनते ही ओजस ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओजस के साथ अपनी बातें पूरी करने के बाद अनिका बंगले से बाहर ओजस को उसकी कार तक ड्रॉप करने आई। सुकेश अब तक अपने बंगले के लॉन में जा चुका था। अपने बंगले के फेंस के पास खड़े होकर सुकेश फटी हुई आंखों से बस अनिका और अपने बॉस ओजस को देखे जा रहा था। वहीं दूर खड़े मिसेज लालचंद और बल्लू ओजस को अपनी सोसाइटी में देखकर हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। एनटीटी कंपनी के सीईओ को अपनी सोसाइटी में देखकर बल्लू हैरान रह गया। बल्लू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओजस उनकी सोसाइटी में क्या कर रहा था। जब सुकेश और अनिका को बाय कहने के बाद ओजस अपनी कार में बैठकर जाने लगा, तब बल्लू फटी हुई आंखों से उन तीनों को देखता ही रह गया। बल्लू यह नहीं जानता था कि आखिर ओजस उन दोनों में से किसे मिलने सोसाइटी में आया था। बल्लू के दिमाग में जॉन की कही बात बार बार घूमने लगी। नौकरी से निकाले जाने के बाद जॉन ने बल्लू से कहा था कि बल्लू ने मैनेजमेंट लेवल पर किसी को नाराज किया था, इसलिए उसे नौकरी से निकाला गया था। बल्लू अब यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने जिसे नाराज किया था वह अनिका थी या सुकेश। अगर सुकेश तो खुद काफी जूनियर पोजीशन पर एनटीटी कंपनी में काम करता था, तो फिर वह मैनेजमेंट में बड़े ओहदे पर कैसे हो सकता था। इसलिए अब बल्लू के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया था और वह थी उसकी पड़ोस में रहने आई वह नई लड़की। मगर बल्लू ने सुन रखा था कि अपने 3 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से वह लंदन में गुजारा कर रही थी। फाइनेंशियल जो लड़की इतनी बैकवर्ड थी वह टॉप मैनेजमेंट लेवल पर कैसे हो सकती थी। यह बात भी बल्लू की समझ से परे थी। बल्लू धीरे धीरे चलकर सुकेश और अनिका के पास आया। अब अनिका का एक और सर दर्द उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो अपनी पहचान छुपाने के लिए लंदन में प्रीति बनकर आई थी और वो नहीं चाहते थे कि उसकी असली पहचान लोगों के सामने आए। मगर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रही। पहले राहुल को अनिका की लंदन आने का पता चला, उसके बाद ओजस को, और अब ओजस की वजह से अनिका का सीक्रेट सुकेश भी जान चुका था। मगर वो अच्छी तरह से जानती थी कि सुकेश को समझाने के बाद सुकेश यह राज कभी किसी के सामने नहीं कहेगा। मगर बल्लू को अनिका अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी। बल्लू और मिसेज लालचंद काफी टेढ़े लोग थे। अगर उन्हें अनिका की असली पहचान के बारे में पता चल गया तो जरूर वह लोग इस बात का ढिढोरा पीट देंगे। और अनिका नहीं चाहती थी कि उसके दुश्मन ये जाने कि वो एक सीक्रेट आइडेंटिटी लेकर अपने बच्चों के साथ लंदन पहुंची थी। बल्लू बस फटी हुई आंखों से सब कुछ देर तक अनिका को देखता रहा। अनिका जानते थे कि बल्लू को शक हो गया था कि वो एनटीटी कंपनी में किसी टॉप मैनेजरियल पोजीशन पर थे। इसलिए बल्लू का ध्यान भटकाने के लिए उसने तुरंत सुकेश की ओर इशारा करते हुए कहा, वह एनटीटी कंपनी का सीईओ यहाँ सुकेश को मिलने आया था।
अचानक अनिका ने अपनी ओर बढ़ रहा तीर सुकेश की ओर मोड़ दिया। उसकी बात सुनकर सुकेश चौंक गया, मगर खुशी खुशी उसकी बात मानते हुए सुकेश ने भी मुस्कुराते हुए बल्लू की ओर देखकर कहा, हाँ, वह ओजस सर मुझसे ही मिलने आए थे। जब बल्लू ने सुकेश की बात सुनी तब उसे यकीन हो गया कि दरअसल वह सुकेश ही था जिसे बल्लू ने नाराज किया था। बल्लू यह नहीं जानता था कि सुकेश ओजस को किस तरह से इतने करीब से जानता था, मगर बल्लू ने अब अपनी आंखों से देख लिया था कि ओजस खुद इस छोटी सी सोसाइटी में सुकेश से मिलने आया था। तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बल्लू ने अपना तगड़ा सा हाथ सुकेश के कंधे पर रख दिया और दूसरे हाथ से सुकेश का कंधा थपथपाते हुए कहा, देखो कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हम दोनों के बीच में। वो कहा जाता है ना, गहरे दोस्त दुश्मनी से अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे उनकी दुश्मनी पहले दोस्ती में बदलती है और उसके बाद गहरी दोस्ती में। देखो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी नहीं हुई कि देखो बात कहां से कहां पहुंच गई। मगर चलो अब पुराने सारे सिकवे गिले दूर करके नए सिरे से हमारा रिश्ता कायम करते हैं। सुकेश अचानक ही बल्लू के बदले हुए तेवर देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि बल्लू कितना अपॉर्चुनिटिस्ट आदमी था। जब बल्लू ने देखा कि सुकेश उसकी बातों का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था तो उसने सोचा कि नई पड़ोसन जिसके साथ सुकेश के रिश्ते अच्छे थे उसी को मस्का लगा दिया जाए। बल्लू ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, अरे प्रीति जी, आप मानेंगे नहीं कि मैं अभी 3-4 दिन पहले ही सोच रहा था कि सुकेश को जल्द से जल्द प्रमोट कर दूं। अब देखो सुकेश को प्रमोशन मिल गई, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। चलो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ, मगर आप ही समझाइए सुकेश को कि वह नई नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करे। सुकेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभी एक दिन पहले जो बल्लू उसे नीचा दिखाने के लिए उसके साथ गिरी हुई बातें कर रहा था, वही बल्लू आज उसके सामने नौकरी के लिए हाथ फैला रहा था। सुकेश की पीठ थपथपाते हुए बल्लू ने कहा, अरे यार, इतनी बड़ी कंपनी से निकाले जाने के बाद कहीं और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, मेरे घर पर मेरी बुढ़ी माँ है, मेरी फैमिली है। अगर कुछ और दिनों तक मुझे नौकरी नहीं मिली तो हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तुम तो जानती ही हो कि यह शहर रहने के लिए कितना महंगा है, और फिर हम तो एक ही देश के लोग हैं। अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो किस तरह इस देश में अपनी एक अलग जगह बना पाएंगे। सुकेश मन ही मन सोच रहा था कि जब बल्लू सुकेश को नौकरी से निकालने की कोशिश कर रहा था तब यह सारे विचार कहाँ गए थे। अनिका भी बड़े ही ध्यान से बल्लू के बदले हुए तेवर देख रही थी, मगर अनिका जानते थे कि बल्लू उन लोगों में से था जिसे अगर जरा भी सिंपैथी दिखाई गई तो वह अगले ही पल फिर से अपना रंग बदल सकता था। कुछ देर तक बल्लू अनिका और सुकेश को रिक्वेस्ट करता रहा कि उसे अपनी पुरानी नौकरी पर वापस पहुंचाने में वह दोनों उसकी मदद करें, मगर वो दोनों चुपचाप खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे। तभी मिसेज लालचंद अपने घर के दरवाजे से बाहर निकली। मिसेज लालचंद फोन पर किसी के साथ बातें कर रही थी और जोर जोर से किसी को डांट लगाकर कह रही थी, अगर तुम्हें यहाँ आना ही नहीं था तो फिर तुमने मुझे यह सारे मैसेज क्यों किए? अरे तुम्हारी वजह से मैंने अपने नए पड़ोसी को उनके घरों से भगाने की प्लानिंग भी कर ली थी, और अब तुम कह रही हो कि तुमने ऐसा कोई मैसेज ही नहीं किया था। मुझे लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी मति भी मारी गई है। तुम जानती नहीं तुम्हारी वजह से यहाँ कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। बल्लू ने अपनी चिड़चिड़ी माँ की ओर देखकर कहा, अरे क्या हुआ माँ, तुम किस पर इतना गुस्सा कर रही हो? मिसेज लालचंद ने जवाब देते हुए कहा, अरे तुम्हारी मौसी पर, बुढ़ापे में सठिया गई है। कल कुछ कह रही थी और आज कुछ और कह रही है। मिसेज लालचंद की बात बल्लू को समझ नहीं आ रही थी। बल्लू ने मिसेज लालचंद से पूछा, अरे माँ क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। बल्लू के सवाल का जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मासी यहाँ शिफ्ट होना चाहती हैं। बल्लू ने यह बात सुनते ही हाँ में अपना सर हिला दिया। मिसेज लालचंद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 6 दिन पहले उसने पहली बार मुझे मैसेज किया, उसके बाद लगातार मुझे मैसेज करती रही कि वह यहाँ शिफ्ट होना चाहती है। मैं अपने आसपास
उसके लिए कोई घर देखने लगी। अब देखो, उसे यहाँ घर दिलाने के लिए मैंने प्रीति जी को यहाँ से भगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने बेचारी प्रीति जी को सिर्फ इसलिए तकलीफ पहुँचाई ताकि तुम्हारी मासी यहाँ आकर रह सके। मगर अब देखो, तुम्हारी मासी तो पूरी तरह से पलट गई। अब मुझे कह रही हैं कि मैंने ऐसा कोई मैसेज ही नहीं किया था तुम्हें। मैं तो यहाँ बड़ी खुश हूँ, मैं क्यों आना चाहूंगी वहाँ। सुबह से मेरा दिमाग खराब हो गया है उसकी यह बातें सुन सुनकर। बल्लू को कहीं न कहीं अपनी माँ की कही बात पर भी शक होने लगा था। बल्लू ने अपनी माँ को शांत करते हुए धीमी आवाज में पूछा, माँ, क्या तुम्हें यकीन है कि मौसी ने तुम्हें मैसेज करके यह सारी बातें कही थी? मिसेज लालचंद ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ जो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर तुम्हें बता रही हूँ? अरे मेरे पास सबूत है, इसी फोन में वह सारे मैसेज हैं जो तुम्हारी मासी ने मुझे भेजे थे। यह देखो। यह कहते हुए मिसेज लालचंद ने बल्लू को वह सारे मैसेज दिखाए जो उसकी बहन ने पिछले कुछ दिनों में उन्हें भेजे थे। बल्लू सारे मैसेजेज पढ़कर हैरान रह गया। मैसेजेज पढ़ने के बाद बल्लू ने अपनी माँ से कहा, अरे हाँ, यह सारे मैसेजेज तो मौसी ने ही भेजे हैं। फिर अब अचानक वो मना क्यों कर रही हैं कि यह मैसेजेज उन्होंने नहीं भेजे हैं? मिसेज लालचंद ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी मौसी सठिया गई हैं। इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो याद रखेगी। अनिका काफी देर से माँ बेटे की बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। अनिका भी यह बात सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि कोई सगी बहन अपनी बहन के साथ इस तरह का मजाक क्यों करेगी। अगर वह मैसेजेज मिसेज लालचंद की बहन ने नहीं भेजे थे तो क्या किसी और ने मिसेज लालचंद का फोन हैक करके उन्हें इस तरह के मैसेजेज भेजे थे? अचानक ही अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। उन्होंने तुरंत मिसेज लालचंद का फोन बल्लू की हाथ से छीन लिया और वह फोन लेकर अपने घर के अंदर चली गई। अनिका को अपना फोन लेकर जाते हुए देखकर मिसेज लालचंद ने फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे मेरा फोन चुरा कर भाग गई, अरे वह नई पड़ोसन मेरा फोन चुरा कर भाग गई, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक बल्लू ने अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ माँ, इतना पुराना फोन चुराकर कोई क्या ही पैसा कमा लेगा, तुम क्या थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बल्लू का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए मिसेज लालचंद ने कहा, अरे पुराना है तो क्या हुआ, काफी कीमती है मेरा फोन, तुमने देखा नहीं किस तरह चुरा के भागी वो? मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि यह लड़की जरूर चोरी करती होगी। बल्लू जानता था कि सुकेश और नई पड़ोसन जिसे वह प्रीति समझ रहा था, उन दोनों के रिश्ते काफी अच्छे थे और मिसेज लालचंद ऐसी बातें सुकेश के सामने करके बल्लू को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल रही थी। इसलिए अपनी माँ को चुप कराते हुए बल्लू ने कहा, अरे चुप हो जाओ माँ, तुम भी ना बुढ़ापे में सठिया गई हो। सचमुच कब किसे क्या कहना चाहिए उसकी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है। अपने घर के अंदर जाकर अनिका ने मिसेज लालचंद का सेल फोन अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया। अनिका ने जब उस फोन की जांच की तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मिसेज लालचंद का फोन बिल्कुल सिक्योर था। इसका मतलब यह था कि उनका फोन हैक नहीं किया गया था। इसका मतलब साफ था कि अगर मिसेज लालचंद को अपनी बहन के नंबर से जो मैसेजेज आए थे वह मैसेजेज मिसेज लालचंद की बहन ने उन्हें नहीं भेजे थे, तो जरूर मिसेज लालचंद की बहन का ही फोन हैक हुआ था। अनिका ने मिसेज लालचंद के फोन से उनकी बहन का नंबर निकाला और अपने सिस्टम के जरिए मिसेज लालचंद की बहन का फोन हैक करने के लिए प्रोसीजर शुरू कर दिया। अनिका जानते थे कि अगर पिछले कुछ दिनों में मिसेज लालचंद की बहन का फोन हैक हुआ था तो जरूर हैकर ने पीछे कुछ सबूत छोड़े होंगे। अनिका उन सबूतों के जरिए हैकर तक पहुंचना चाहती थी। अनिका जानना चाहते थे कि आखिर इतनी बड़ी साजिश क्यों हुई थी और किसके लिए की गई थी। क्या मिसेज लालचंद की बहन का फोन हैक करने के पीछे अनिका के दुश्मनों का हाथ था? अनिका के लिए मिसेज लालचंद की बहन का फोन हैक किए बिना इन सब सवालों के जवाब तक पहुंचना नामुमकिन था। मिसेज लालचंद की बहन का फोन नंबर हैक करने के बाद अनिका को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कई सारे कोड्स दिखाई देने लगे। तभी अचानक अनिका को एक ऐसा कोड दिखाई दिया जिससे उसे यकीन हो गया कि मिसेज लालचंद की बहन का फोन किसी ने हैक किया था। अनिका ने उस कोड को फॉलो करने की कोशिश की, मगर जैसे ही अनिका ने उस कोड को फॉलो करना शुरू किया
अचानक ही उस कोड स्क्रीन से गायब हो गया। इसके बाद अनिका ने लगातार आधे घंटे तक कई सुराग ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि जो कोई भी मिसेज लालचंद की बहन का फोन हैक कर रहा था, उसे यह पता चल गया था कि अनिका भी सिस्टम के अंदर पहुंच चुकी थी और उसके आने की भनक लगते ही उस हैकर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। और तो और अनिका जब तक हैकर के डिवाइस की लोकेशन को पिन करती, उससे पहले उस हैकर ने उस डिवाइस को भी नष्ट कर दिया था। इसका मतलब साफ था कि वो हैकर दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर में से एक था। वह न सिर्फ बड़ी ही सफाई से हैकिंग करना जानता था, मगर अनिका जैसी शातिर हैकर को चकमा देकर निकल भी सकता था। अनिका यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वो जो मिसेज लालचंद की बहन के फोन को हैक करके अनिका तक पहुंचना चाहता था। अनिका इतना जान चुकी थी कि उसके लिए एक खतरे का अलार्म बज चुका था। अनिका के दुश्मनों को बहुत जल्द उसकी लोकेशन के बारे में पता चलने वाला था, या ऑलरेडी पता चल चुका था। अब V16 पावर ड्रग तक अनिका को जल्द से जल्द पहुंचना था। वो जान चुकी थी कि अब उसके पास वक्त बहुत कम था और खतरा बहुत ज्यादा। इससे पहले कि कोई खतरा उसके दरवाजे तक पहुंचे, अनिका खुद उस खतरे तक पहुंचकर उसे खत्म कर देना चाहती थी। मगर अनिका नहीं जानती थी कि मिसेज लालचंद की बहन का फोन जिसने भी हैक किया था वह कौन था और कहां से ऑपरेट कर रहा था। तभी अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और तुरंत अनिका ने फोन उठाया और स्पेशल डिपार्टमेंट के जासूस आशीष डोगरा को फोन लगाया। जब आशीष ने फोन उठाया तो अनिका ने उससे कहा, जरा होल्ड करो, मैं किसी सेफ जगह पर जाकर तुमसे बात करता हूँ। इसके बाद कुछ देर तक अनिका को फोन पर आशीष के साथियों की आवाज आने लगी। आसपास की आवाजों को सुनकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे आशीष किसी बहुत बड़े बंगले के अंदर मौजूद था, जहां उसके आसपास के कमरे में कई और लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद आसपास से आ रही आवाजें बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद आशीष की गहरी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। आशीष ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, कोई अर्जेंट काम था? अनिका ने सीधे ही आशीष से पूछ लिया, तुमने मुझे कहा था कि V16 पावर ड्रग 5 लोगों की जान बचा सकता है। मेरा मतलब है कि तुमने कहा था कि इस वक्त 5 ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो V15 पावर ड्रग का डोज ले चुके हैं, मगर उन्हें अब V16 के डोज का इंतजार है। एक तुम, एक क्रिस्टोफर और बाकी बच्चे 3 लोग। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बाकी बच्चे तीनों में से कोई ऐसा भी है जो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर है? अनिका का सवाल सुनने के बाद आशीष ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका से कहा, देखो, मैं जानता हूँ अब आज नहीं तो कल तुम्हारा सामना एक एक करके उन सभी से होगा, इसलिए अब उन लोगों के बारे में तुमसे कुछ छुपाना फिजूल होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह लोग कौन कौन हैं और कितने ताकतवर हैं। क्रिस्टोफर और मेरे अलावा 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें V16 पावर ड्रग की सख्त जरूरत है, मगर वो तीनों अब तक अपने अंदर काफी ताकत पैदा कर चुके हैं, चाहे वह ताकत शारीरिक हो या दिमागी। वह तीनों इस दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हैं। पहला है इस दुनिया का शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर इंसान जिसे तुम अभी अभी मिल चुकी हो। आशीष की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा शख्स था जो उसके सामने आ चुका था, मगर असलियत में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अनिका के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बैंक में जिस आदमी ने तुम पर हमला किया था वो उनमें से एक है। उसके शरीर में पावर ड्रग के इस्तेमाल की वजह से 10 हाथियों की ताकत आ चुकी है। उसकी आंखें नीली हैं और उसकी आंखों में जुनून बिल्कुल किसी ताकतवर आदमखोर चित्ते की जैसी है। अनिका ने जब आशीष के मुंह से यह सुना कि उसकी आंखें नीली थीं, तब अनिका ने फिर से उस आदमी का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश की। अनिका अब तक यह तो जान चुकी थी कि सचमुच बैंक में जिस आदमी के साथ अनिका और रोहित की झड़प हुई थी
वह काफ़ी ताकतवर था। अनिका और रोहित दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट थे, मगर दोनों मिलकर भी उस आदमी को 1 इंच भी हिला नहीं पाए थे। इसका मतलब साफ था कि उस आदमी से ज़्यादा ताकतवर और इस आदमी से ज़्यादा बड़ा फाइटर इस दुनिया में मौजूद नहीं था। मगर आशीष की एक बात अनिका को खास खटकने लगी थी, और वह यह थी कि आशीष ने कहा था कि उस आदमी की आंखें नीली थी, जबकि अनिका ने जब उस आदमी की आंखें देखी थी तो वह गहरी कत्थई आंखें थी। वो जानती थी कि उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, मगर यह एक ही तरीका था उस आदमी को पहचानने का। अनिका ने सोचा था कि उसने उस आदमी की आंखें अपने दिमाग में कहीं छाप ली थी, और अगर वह आंखें दोबारा अनिका के सामने आती है तो अनिका जरूर उस आदमी को पहचान लेगी। अनिका ने आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? उस आदमी की आंखें नीली थी, मगर जो आदमी मुझे बैंक में मिला था उसकी आंखें तो गहरी कत्थई रंग की थी। अनिका का जवाब सुनने के बाद कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद आशीष ने कहा, देखो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी आंखें नीले रंग की है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी मुलाकात कुछ दिनों पहले जिसके साथ हुई थी वह जरूर वही आदमी था जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। हो सकता है कि उसने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखे हो, वह आंखों का कलर चेंज करके आया हो तुम्हारे सामने। अनिका जानती थी कि आशीष की बात सच भी हो सकती थी। उसने आशीष से आगे सवाल किया, अच्छा तो अब बताओ बाकी के 2 लोग कौन हैं? आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक और था हमारे साथ जिसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ड्रग से इंजेक्ट किया गया था। उसे स्पेसी कहकर बुलाते थे। हम उसे स्पेसी इसलिए कहते थे क्योंकि वह हमेशा अपने ही स्पेस में रहना पसंद करता था। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि जब वह छोटा बच्चा था तभी से कंप्यूटर असेंबल करता था। उसे कंप्यूटर के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसे जो भी 15 पावर ड्रग का इंजेक्शन दिया गया था उसके बाद उसकी दिमागी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शायद इसी की वजह से उसे बचपन से ही कंप्यूटर के साथ खेलने का शौक था। अनिका को आशीष की बातों में एक ही स्टेटमेंट बड़े ही ध्यान से सुनाई दिया जब उसने कहा कि उसने स्पेसी के बारे में सुना था। अनिका ने आशीष की बात ध्यान से सुनने के बाद पूछा, तुमने कहा कि तुमने स्पेसी के बारे में सिर्फ सुना था, क्या तुम इस वक्त उसके साथ नहीं हो? आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, दरअसल जब हम लोग 5 साल के थे तभी हम सबको पावर ड्रग इंजेक्ट कर दिया गया था। देखते ही देखते कई बच्चे मौत के हवाले हो गए। कुछ सालों बाद सिर्फ हम 5 लोग बचे थे, मगर हम सभी को अलग अलग कर दिया गया था। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि बाकी लोग देश के कौन से कोने में भेजे गए थे। हाँ, मुझे क्रिस्टोफर के साथ रखा गया था क्योंकि तुम्हारी माँ और आशीष डोगरा के परिवार के बीच एक समझौता हुआ था, इसीलिए शायद वह लोग ऐन वक्त पर मेरा इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए शायद मुझे क्रिस्टोफर के साथ रखा गया था। मैंने और क्रिस्टोफर ने अपना पूरा बचपन साथ गुजारा था, इसीलिए क्रिस्टोफर को मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मगर स्पेसी के बारे में बचपन के बाद मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं था। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और फिर एक वह था जिसे हम लिसनर कहते थे। वह सब कुछ सुन सकता था। उसके शरीर में जो बदलाव हुआ था उसके लिए वह परेशानी बन चुकी थी। ऐसा कहा जा सकता है कि इंसानी काम सिर्फ कुछ डेसिबल से कुछ डेसिबल तक की आवाज सुन सकते हैं। इस दुनिया में गूंजने वाली ज्यादातर आवाजें इंसान सुन नहीं सकता, मगर लिसनर के पास वह ताकत थी जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता था। वह सब कुछ उसे साफ साफ सुनाई देता था, मच्छरों की आवाज से लेकर दूर जंगल में दौड़ने वाले शेर तक। कम से कम डेसिबल की आवाज और ज्यादा से ज्यादा डेसिबल की आवाजें, सब कुछ लिसनर बड़ी ही आसानी से सुन सकता था। मगर कभी कभी उसके लिए ये पावर ही उसका सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता। वह लोगों की ऐसी
गॉसिप सुन लेता जो लोग एक दूसरे के कानों में जाकर किया करते थे। लोगों की इस तरह की बातें सुन सुनकर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी और कभी कभी अगर ऊपर से कोई जेट गुजर जाए तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग के अंदर किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसकी हालत पर कभी कभी तरस आता था मुझे। अनिका ने अब तक सुना था कि पावर ड्रग इंजेक्ट करने के बाद किसी के अंदर शैतानी ताकत आ गई थी, तो किसी के अंदर वह दिमागी शक्ति पैदा हो गई थी जिसे सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। मगर इस तरह का पावर कितना यूजलेस हो सकता था, यह बात सोच सोचकर खुद अनिका भी हैरान हो रही थी। लिसनर का पावर सुनने के बाद अनिका ने आशीष से पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हें भी जब यह ड्रग इंजेक्ट किया था उसके बाद तुम्हारे शरीर के अंदर क्या बदलाव महसूस किए तुमने? मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर क्या पावर जनरेट हुआ? आशीष ये बात अच्छी तरह से समझ सकता था। आज तक उसने ऐसा कोई पावर नहीं दिखाया था जिससे अनिका को यह एहसास होता कि आशीष भी पावर ड्रग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार है। वह हंसते हुए कहने लगा, देखो कुछ बातें सीक्रेट ही रहे तो अच्छा है। अनिका भी आशीष को फोर्स नहीं करना चाहती थी, मगर फिर आशीष ने कुछ देर बाद अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, मगर ठीक है, मैं तो कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ और तुम मेरी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी हो। तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है मुझे। मेरे पावर के बारे में सुनने से पहले इतना जरूर जान लो कि तुम्हें लिसनर का पावर जितना फनी लग रहा है, मेरे पावर के बारे में सुनने के बाद भी तुम यही फील करोगे। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर आशीष किस पावर के बारे में बात कर रहा था। आशीष ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, दरअसल बात यह है कि मेरे शरीर के अंदर जो पावर जनरेट हुआ है वह। इसके बाद आशीष अचानक ही झिझक महसूस करने लगा। उसने अपनी बात बदलते हुए अनिका से कहा, देखो इस तरह मैं फोन पर तुम्हें नहीं बताना चाहता, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मेरी बची हुई जिंदगी में हम दोनों की मुलाकात होती है तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा मेरे पावर के बारे में। अनिका आशीष को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहती थी। अनिका आशीष से कुछ बात करती उससे पहले ही अनिका के कानों पर एक भारी आवाज पड़ी। अनिका उस आवाज को अच्छी तरह से पहचानती थी। वह आवाज क्रिस्टोफर की थी। क्रिस्टोफर आशीष से कह रहा था, गद्दार, छुप छुप कर किसे कॉल कर रहे हो? आज मुझे पता चला कि आखिर मेरी गैंग में गद्दार कौन है। इसके बाद अनिका को फोन पर सिर्फ आशीष की तेज सांसों की आवाजें आने लगी। जब आशीष ने अनिका से कहा कि वो अपने पावर के बारे में उसे मिलकर बताएगा, तब अनिका एक बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि आशीष को लंग कैंसर होने की वजह से उसकी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं टिकने वाली थी और इतने कम समय में आशीष और अनिका का मिलना अनिका को लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्योंकि अनिका को आने वाले कुछ दिनों में अपनी पूरी ताकत और पूरा टाइम V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला हासिल करने में लगाना था। मगर अनिका एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आशीष ने ऐसा क्यों कहा था कि उसे अपने पावर के बारे में अनिका को बताने में हिचक महसूस हो रही थी। इससे पहले कि अनिका आशीष से अपना अगला सवाल पूछती, अचानक ही अनिका को फोन पर क्रिस्टोफर की आवाज सुनाई दी। क्रिस्टोफर ने आशीष से पूछा, छुप छुप कर किससे बात कर रहे हो? कहीं तुम ही तो नहीं हो मेरे गैंग के वो गद्दार जिसकी वजह से मुझे कई बार अपना सिर झुकाना पड़ा है। कुछ देर बाद अनिका को फोन पर आशीष की तेज सांसें सुनाई देने लगी। तेज सांसों के साथ साथ आशीष अचानक खांसने लगा। लगातार खांसने के बाद आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे अचानक तेज खांसी आ रही थी, इसलिए मैं अपने एक दोस्त से दवाई के बारे में डिस्कस कर रहा था। आशीष की बात सुनने के बावजूद क्रिस्टोफर को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, अरे तो उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? जरा दिखाओ मुझे अपना फोन। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली है। इसके बाद अचानक अनिका के कानों पर लगातार दो लोगों के लड़ने झगड़ने की आवाजें आती रही। क्रिस्टोफर लगातार आशीष से उसका फोन मांग रहा था और आशीष किसी तरह अपने फोन को
क्रिस्टोफर के हाथों में जाने नहीं दे रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्द आशीष की हार होगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब क्रिस्टोफर ने फोन स्क्रीन पर अनिका का नंबर देखा तो अचानक ही आशीष के फोन पर लाउड स्पीकर चालू करते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, ओहो, तो तुम हो, एक तेज बिल्ली जो पूरी दुनिया को एक ही रात में घूम लेना चाहती हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आशीष छुप छुप कर तुम्हारे साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बचपन का दोस्त मेरे साथ इस तरह की गद्दारी करेगा। आशीष ने ऊंची आवाज में इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ कुछ पर्सनल बातें कर रहा था उनके साथ। फिर अचानक ही फोन पर अनिका जोर जोर से क्रिस्टोफर के हंसने की आवाज आने लगी। हंसते हुए क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, पर्सनल बातें? अरे हमें भी तो पता चले कि कौन सी पर्सनल बातें करते हो तुम दोनों। इसके मंगेतर को मरे अभी कुछ ही दिन नहीं हुए और ये तुम्हारे साथ पर्सनल बातें भी करने लगी। अरे यार, तुम तो बड़े लक्की निकले। इसके बाद आशीष ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, चुप हो जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। पर्सनल से मेरा मतलब है। इसके बाद आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिस्टोफर को क्या कहे। आशीष के चेहरे पर कंफ्यूजन देखते हुए क्रिस्टोफर के चेहरे पर स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई थी। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, अरे भाई, मैं सब समझता हूँ, लड़की इतनी खूबसूरत हो तो पर्सनल बातें निकल ही जाती है। अनिका दूसरी तरफ से क्रिस्टोफर की सारी बातें लगातार सुन रही थी। क्रिस्टोफर की बातें सुन सुनकर अनिका को भी काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वहां आशीष ने क्रिस्टोफर को डांट लगाते हुए कहा, तुम कुछ भी बकवास मत करो, वो सुनेगी तो उसे कैसा लगेगा? अरे हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फिर से आशीष की ये बात सुनकर क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। क्रिस्टोफर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए आशीष से कहा, अरे भाई, हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला कपल जब रंगे हाथ पकड़े जाता है तो यही कहता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें जानता हूँ, अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आज तक तो मैंने तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त नहीं देखा जिसके साथ तुम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर क्रिस्टोफर को आगे बकवास करने से रोकने के लिए उसने कोई भी बात कही तो हो सकता है आशीष पर ज्यादा बड़ी मुसीबत आ सके। और अनिका किसी भी हालत में आशीष की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वहां आशीष ने भी अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस बनाए रखा था। वो नहीं चाहता था कि क्रिस्टोफर को ज्यादा शक हो, इसलिए अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखकर आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, वो जानना चाहती थी कि आखिर हम दोनों के अलावा वो 3 लोग कौन हैं जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद अब तक जिंदा हैं। आशीष की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसते हुए आशीष से कहने लगा, बता दो, मेरे सारे सीक्रेट्स मेरे दुश्मन को बता दो, तुम जाकर। अरे किस तरह के दोस्त हो तुम? एक लड़की को पटाने के लिए इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन देता है यार? क्रिस्टोफर की ये बात सुनने के बाद आशीष ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, बस करो तुम। वो बस इतना जानना चाहती थी कि रोहित को किसने मारा है। वो रोहित की मौत का बदला लेना चाहती है। आशीष की ये बात सुनने के बाद अचानक फोन पर खामोशी छा गई। क्रिस्टोफर काफी देर तक खामोश रहा। उसके बाद हल्की सी सीटी बजाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तो तुम एक बहुत शक्तिशाली गैंडे के साथ बदला लेना चाहती हो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, मगर तुम आशीष की दोस्त हो। उसके नाते मैं तुम्हें मुफ्त में एक सलाह देता हूँ। उस गैंडे से बदला लेने की सारी कोशिशें बेकार है। हम लोग यहाँ पर उसे शक्तिशाली गैंडा कहकर बुलाते हैं, हालांकि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली है, मगर उसके अंदर 10 हाथियों की ताकत है। उसका मुकाबला करना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ताकत के बारे में। तुम भी मार्शल आर्टिस्ट हो, काफी अच्छी तरह से कराटे कुंग फू भी कर लेती हो, मगर तुम्हें एक बात बता दूं कि शक्तिशाली गैंडे के साथ मुकाबला करना तुम्हारे बस में नहीं है। अरे हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला करें तो उसे हरा नहीं सकते। अनिका काफी ध्यान से क्रिस्टोफर की बातें सुन रही थी। वो जानती थी कि क्रिस्टोफर की यह बात बिल्कुल सही थी। खुद अनिका और रोहित ने भी मिलकर अपने ताकतवर दुश्मन से
मुकाबला करने की कोशिश की थी, मगर वो दोनों मिलकर नाकामयाब हुए थे। अनिका को उसी वक्त अपने शक्तिशाली दुश्मनी की शक्ति का अंदाजा हो गया था जब उसने अपने हाथों के मुक्के से बैंक की दीवार तोड़ दी थी। कुछ देर बाद फोन पर फिर से क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, तब तो तुमने स्पेसी और लिसनर के बारे में भी सब कुछ बता दिया होगा। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद फिर से क्रिस्टोफर ने अनिका से फोन पर बात करते हुए कहा, अब तक तुम इतना तो जान चुकी होगी कि पावर ड्रग के इंजेक्शन को लेने के बाद अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग ताकतें पैदा होती हैं। स्पेसी कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गया है। लिसनर की शक्तियों के बारे में तो तुम्हें पता ही है, और वो खतरनाक गेंडा इतना ताकतवर है कि मैं खुद भी उसके साथ लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर हाँ, फिर भी अगर तुम किसी तरह उससे बदला लेना चाहती हो, उससे लड़कर उसे हराना चाहती हो, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अनिका ध्यान से क्रिस्टोफर की बातें सुन रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्रिस्टोफर किस तरह से अनिका की मदद कर सकता था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, तुम यहाँ मेरे पास आओ, हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग करेंगे और दोनों उस शक्तिशाली गैंडे के साथ लड़ेंगे, तो शायद हम उसे हराने में कामयाब होंगे। चलो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं उसे हराने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका ने धीमी आवाज में क्रिस्टोफर से कहा, वो कैसे? अनिका का सवाल सुनने के बाद क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, सबकी पावर के बारे में तो तुमने जान लिया, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि पावर ड्रग के इंजेक्शन के बाद मेरे अंदर कौन सी पावर पैदा हुई है। क्रिस्टोफर की यह बात सुनकर अनिका बिल्कुल चौंक गई। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर क्रिस्टोफर के पास कौन सी पावर मौजूद थी। अनिका ने आशीष से सुना था कि खुद क्रिस्टोफर के बाप ने क्रिस्टोफर को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के दौरान इंजेक्ट किया था। एक बाप ने जब अपने बेटे को इतने बड़े खतरे में डाला था, तो जरूर उसका फायदा भी बहुत बड़ा हुआ होगा। और अनिका जानना चाहती थी कि आखिर क्रिस्टोफर के अंदर ऐसी कौन सी ताकत पैदा हुई थी। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करने के बाद क्रिस्टोफर ने उससे कहा, मेरे पास जो ताकत है, उस ताकत के सामने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं, कमजोरी लगती है। मेरे पास जो ताकत है उसका नाम है जीवन। बिल्कुल सही सुना तुमने, जीवन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अनिका क्रिस्टोफर की बात सुनकर हैरान थी। वो अब भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्रिस्टोफर के शरीर के अंदर कौन सी ताकत थी। क्रिस्टोफर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, एक जिंदगी जिसमें इंसान कभी थके ही ना, कभी वो बूढ़ा ही ना हो, कभी अपने आप को कमजोर ही ना महसूस करे, तो ऐसी जिंदगी कैसी रहेगी। चलो, मैं मानता हूँ कि शायद मेरे अंदर शक्तिशाली गेंडे जितनी पावर नहीं है, मगर हाँ, मैं लगातार लड़ सकता हूँ। इतनी देर तक लड़ सकता हूँ कि वो शक्तिशाली गेंडा मेरे साथ लड़ लड़ के इतना थक जाए कि उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। मैं सिर्फ मुकाबले में उसके सामने टिका रहूंगा, खत्म, वो अपने आप को खुद कर देगा। अनिका को कुछ एहसास हो रहा था कि क्रिस्टोफर अपने किस पावर के बारे में बात कर रहा था। अनिका को अब एहसास होने लगा था कि शायद क्रिस्टोफर के अंदर स्टेमिना इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके शरीर को कोई भी कमजोरी छू भी नहीं सकती थी। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब धीरे धीरे तुम्हें यह पूरा खेल समझ में आएगा। पावर ड्रग के पीछे पूरी दुनिया पागल सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया को सिर्फ एक वरदान चाहिए, और वो वरदान है अमर होने का वरदान। तुमने सही सुना, बाकी सारे पावर तो इस पावर के सामने बिल्कुल फीके हैं, मगर मेरे अंदर जो पावर है वो मुझे अमर बना सकती है। एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ना हो, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कभी कोई कमजोरी ना आए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें बुढ़ापों का नामो निशान ना हो। क्रिस्टोफर की बातें सुनकर अनिका हैरान होते हुए बिल्कुल खामोश हो गई। क्रिस्टोफर ने अनिका की हैरानी और खामोशी दोनों अच्छी तरह से पढ़ ली थी, और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले कई सालों से अपना टाइम और करोड़ों डॉलर पावर ड्रग में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किए हैं ताकि इसे अमरता का वरदान मिल सके। क्या सोच रही हो? कैसा लगा तुम्हें यह सब सुनकर? अभी भी वक्त है, हमारे साइड में आ जाओ।
हमारे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर अमर होने की इस दवाई को अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूरी दुनिया हमारी होगी और हम इस दुनिया के भगवान कहे जाएंगे। आज पहली बार अनिका को ये पता चला था कि आखिर पावर ड्रग के पीछे क्रिस्टोफर और उसकी गैंग इस तरीके से पीछे क्यों पड़ी थी। क्रिस्टोफर की इरादे सुनकर अनिका की सांसें मानो थम सी गई थी, मगर फिर भी तीखी आवाज में क्रिस्टोफर की बातों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, वो जिंदगी नहीं जो खत्म ना हो, वो शरीर ही नहीं जो खाक में ना मिले, वो इंसान जो भगवान बनने की उम्मीद रखता हो उसे शैतान बनने में देर नहीं लगती। मुझे अमर बनने का कोई शौक नहीं है। अनिका का लेक्चर सुनने के बाद क्रिस्टोफर फिर से जोर जोर से हंसने लगा और फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसने आशीष से कहा, अरे भाई, मुझे शक्तिशाली गैंडे के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ है। बहुत जल्द मेरी उससे मुलाकात होगी और उसके साथ शायद मुकाबला भी होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनिका के पास से B16 पावर ड्रग का राज वो अपने साथ चुरा कर ले गया था, जो बहुत जल्दी मेरी मुट्ठी में होगा। बहुत जल्द मेरी मुलाकात शक्तिशाली गैंडे के साथ होगा। अनिका फोन पर बड़े ही ध्यान से क्रिस्टोफर और आशीष के बीच चल रही बातें सुन रही थी। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा था कि उसे पता चल गया है कि वो गैंडे जैसा आदमी इस वक्त कहाँ पर है। क्रिस्टोफर ने हालांकि यह बात जानबूझकर कही थी। क्रिस्टोफर अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने अनिका के सामने उस आदमी के बारे में जिक्र किया तो जरूर अनिका क्रिस्टोफर के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टोफर की नज़र में अभी भी अनिका रोहित की मौत का बदला लेना चाहती थी उस आदमी से। मगर क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अनिका भी चौंक गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो खतरनाक और ताकतवर आदमी जिसे ये लोग शक्तिशाली गैंडे के नाम से जानते थे, वो B16 पावर ड्रग का फार्मूला चुराने के लिए अनिका के पीछे आएगा जरूर, क्योंकि सिर्फ अनिका ही जानती थी कि उस रात बैंक के लॉकर से वो आदमी मेटल बॉक्स चुराने में कामयाब नहीं हुआ था। मगर इस वक्त अनिका के जेहन में अपने दुश्मनों से बचने से ज्यादा जरूरी था किसी भी तरह B16 पावर ड्रग की फार्मूला तक पहुंचना। आशीष का फोन कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका कुछ देर तक उसके बारे में सोचती रही। उसे अभी भी आशीष पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था। आशीष भले ही इस वक्त क्रिस्टोफर की गैंग में रहकर स्पेशल डिपार्टमेंट का एजेंट बनकर काम कर रहा था, मगर कहीं न कहीं अनिका को आशीष पर पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा था। अनिका ये भी नहीं जानती थी कि पावर ड्रग के इंजेक्शन के बाद आशीष के शरीर में कौन सी शक्ति ने जन्म लिया था, और ऐसी क्या बात थी कि आशीष अनिका को फोन पर अपनी शक्ति के बारे में नहीं बता सकता था। अगले दिन सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद अनिका रोज की तरह अर्शो यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में पहुंची और लेक्चर हॉल में ठीक पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसे लेक्चर सिर्फ इसलिए अटेंड करने थे ताकि उसके दुश्मनों की नजर उस पर ना पड़े। अनिका प्रीति बनकर यूनिवर्सिटी में आई थी। अगर वो लेक्चर अटेंड नहीं करेगी तो लोगों को उन पर शक हो सकता था। अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि लेक्चर अटेंड करके वो अपने शरीर पर एक तरह से फेवर ही कर रही थी। जो नींद अनिका को अपने घर के बेडरूम में बिस्तर पर नहीं आती थी, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर नींद अनिका को लेक्चर के दौरान आती थी, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेसर क्लास को जो भी सिखाना चाहते थे वो सारी बातें अनिका पहले से जानती थी। लेक्चर अटेंड करना अनिका के लिए सिर्फ आराम करने का एक जरिया था और साथ ही साथ अपने दुश्मनों से छुपने का भी। अभी अनिका बेंच पर सर रखकर सोने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजरें लेक्चर हॉल के मेन गेट पर पड़ी। अनिका ने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। अब उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अनिका बस अपनी पीठ सीधी करके लेक्चर हॉल के मेन गेट की ओर देखती रही। काउंसलर अपने साथ एक प्रोफेसर को लेकर अंदर आई। लेक्चरर हॉल के बीचों बीच खड़े रहकर काउंसलर ने पूरी क्लास के सामने उस प्रोफेसर का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, स्टूडेंट्स, ये आपके नए प्रोफेसर हैं। इनका नाम है मिस्टर डोगरा। सारे बच्चों ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए नए प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग विश किया। अनिका ने ना सिर्फ ये नाम पहले भी सुना था, मगर ये चेहरा भी अनिका पहले देख चुकी थी। अनिका के सामने जो आदमी प्रोफेसर बनकर खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद आशीष डोगरा था। आशीष को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनते हुए देखकर
अनिका के होश उड़ गए थे। आशीष जब पिछली बार अनिका के स्पेशल डिपार्टमेंट के स्पेशल सेल में मिला था तब उसकी हालत काफी नाजुक थी, मगर अब ये आशीष जो अनिका के सामने खड़ा था उसकी हालत पहले से काफी बेहतर नजर आ रही थी। हालांकि चेहरा वही था मगर चेहरे पर ग्लो अलग था। आशीष ने फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर और फॉर्मल शूज पहन रखे थे। आशीष के चेहरे पर मोटे चश्मे नजर आ रहे थे। आशीष को देखकर लेक्चर हॉल में बैठी ज्यादातर लड़कियां आपस में एक दूसरे से धीमी आवाज में बात करने लगी थी। उन लोगों ने अपने पूरे साल यूनिवर्सिटी कैंपस में आशीष जैसा हैंडसम प्रोफेसर नहीं देखा था। अक्सर जो लड़कियां इससे पहले पीरियड में काफी सुस्त और आधी नींद में नजर आती थी, आशीष को देखने के बाद सारी लड़कियां अचानक ही काफी एनर्जेटिक नजर आने लगी थी। आशीष ने अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर हॉल के स्टूडेंट को देते हुए कहा कि वो उनका दोस्त बनकर उन्हें सब्जेक्ट के बारे में सिखाएगा। न सिर्फ आशीष उनको सिखाएगा बल्कि आशीष ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी उससे काफी कुछ सिखाएंगे। आशीष काफी फ्रेंडली नेचर के साथ सबसे बातें कर रहा था। स्टूडेंट को आशीष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आशीष उन प्रोफेसर में से था जो स्टूडेंट के साथ दोस्ती करके उन्हें ट्रेन करने के लिए बिलीव करते थे। आशीष का ये स्वभाव देखकर लड़कियां और भी ज्यादा खुश हो गई थी। लड़कियों को ये सीधा सीधा सिग्नल मिल रहा था कि आशीष के ऐसे स्वभाव की वजह से आशीष के क्लोज आना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। आशीष अपनी पुरानी स्टाइल में अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर स्टूडेंट को पढ़ाने लगा। लेक्चर हॉल में बैठे ज्यादातर बच्चे, खास करके लड़कियां, आशीष के पढ़ाने की तकनीक से काफी ज्यादा इम्प्रेस होने लगी थी। यहाँ तक कि जब आशीष अपनी पीठ स्टूडेंट की ओर करके बोर्ड पर कुछ लिख रहा था तभी कुछ लड़कियां ने आशीष के लिए धीरे से विसल भी बजाई। आशीष बार बार मुड़कर स्टूडेंट के सामने देखकर हल्की हल्की मुस्कान दे रहा था, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां एक दूसरे को देखकर हाई फाइव ही पास करने लगी। लड़कियों को इस तरह पागल होते हुए देखकर अनिका फिर से यूनिवर्सिटी की उन लड़कियों की इंटेलेक्चुअल लेवल पर शक करने लगी। एस्ट्रो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, इसलिए ये बात तो पक्की थी कि सभी स्टूडेंट को अपने पिछले एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स मिले थे। एस्ट्रो यूनिवर्सिटी में काफी हाई ग्रेड के बच्चों को ही एडमिशन मिलता था, मगर उन लड़कियों का आशीष के लिए पागलपन देखकर अनिका को उन लड़कियों के आईक्यू लेवल पर शक होने लगा था। अनिका ने एक गहरी अंगड़ाई ली और फिर उबासी लेकर बेंच पर सिर रखकर सो गई। लेक्चर हॉल की दूसरी तरफ खड़े आशीष की नजरें जब अनिका पर पड़ी तब वो शॉक हो गया। आशीष हैरान सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि अनिका लेक्चर हॉल में सो गई थी, बल्कि आशीष ये देखकर हैरान था कि अनिका एस्ट्रो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट बनकर बैठी थी। आशीष की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका वहाँ क्या कर रही थी। आशीष ने कुछ ही घंटों पहले अनिका के साथ बात की थी, मगर तब अनिका ने आशीष को ये नहीं बताया था कि वो लंदन में मौजूद थी। वहाँ बेंच पर सर रख के लेटी हुई अनिका को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आशीष एस्ट्रो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर क्यों आया था। हालांकि अनिका के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हो न हो आशीष के यूनिवर्सिटी आने के पीछे की वजह जरूर वो आदमी था जिसे वो लोग शक्तिशाली गेंडा कह के बुलाते थे। अनिका ने क्रिस्टोफर और आशीष की बातें फोन पर सुनी थी। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा था कि वो जान चुका था कि शक्तिशाली गेंडा इस वक्त कहाँ था, और दूसरे ही दिन अनिका ने आशीष को एस्ट्रो यूनिवर्सिटी में देखा था। इसका मतलब साफ था कि वो शक्तिशाली गेंडा यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मौजूद था। आशीष अपनी पोलाइट और काफी जेंटल आवाज में लेक्चर दे रहा था। माइक पर आशीष का लेक्चर सुनते हुए अनिका कब गहरी नींद में सो गई वो उसे भी नहीं पता चला। अनिका को गहरी नींद में सोते हुए देखकर आशीष ने बाकी बच्चों को धीमी आवाज में कहा, देखो ध्यान रहे कि आप लोग लेक्चर के दौरान शोर न मचाएं। क्या है ना कि आपके कुछ दोस्त गहरी नींद में सो रहे हैं, शायद उन्हें आपकी आवाज से डिस्टरबेंस हो सकता है। आशीष का ये कमेंट सुनकर सारे बच्चे एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। लेक्चर पूरा होने के बाद आशीष कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। एक के बाद एक स्टूडेंट आकर आशीष को अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। खास करके लड़कियां जानबूझकर आशीष के पास जाकर सब्जेक्ट में अपने दिक्कतें बता रही थी। कुछ लड़कियों ने तो ये भी तय कर लिया था कि वो आशीष के एक्स्ट्रा ट्यूशन लेंगे, जिस बहाने से वो लोग आशीष के साथ दोस्ती ज्यादा आगे बढ़ा सके।
मगर आशीष का यूनिवर्सिटी आने के पीछे मकसद कुछ और था। सभी बच्चों को प्यार से जवाब देने के बाद आशीष धीरे धीरे अनिका की बेंच की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब अनिका को ये रियलाइज हुआ कि लेक्चर पूरा हो चुका था, तब अनिका ने अचानक अपनी आंखें खोली। जब अनिका ने अपना सर उठाकर देखा तो आशीष अनिका की ओर चलकर आ रहा था। आशीष के चेहरे पर मुस्कान थी। अनिका ने भी आशीष की मुस्कान के जवाब में अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल ला दी। इससे पहले कि आशीष अनिका तक पहुंच पाता, एक लड़की तेजी से आशीष की तरफ आई और फिर से एक किताब में देखकर आशीष को अपनी कॉम्प्लिकेशन समझाने लगी। आशीष उस लड़की की डिफिकल्टी को दूर करने में उसकी मदद करने लगा। तभी अचानक अनिका को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके सामने जेनिफर खड़ी थी। जेनिफर के चेहरे पर काफी पछतावा नजर आ रहा था। जेनिफर ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, मुझे माफ कर देना मेरी बिहेवियर के लिए। मैंने तुमसे जिस तरह की बात की वैसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल अनिका को कभी जेनिफर की बात का बुरा लगा ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि जेनिफर अनिका की कोई दोस्त थी और ना ही अनिका को जेनिफर से कोई एक्सपेक्टेशन थी। और जहां एक्सपेक्टेशन नहीं होती वहां गिले शिकवे नहीं हो सकते। अनिका अपनी जगह खड़े होते हुए जेनिफर से कहने लगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इससे पहले कि जेनिफर अनिका के साथ और कुछ बात कर पाती, अनिका अपनी किताबें उठाकर क्लासरूम से बाहर निकल गई। मगर क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद भी अनिका कुछ दूर जाकर खड़ी रही। अनिका आशीष के बाहर आने का इंतजार करती रही थी। कुछ देर बाद लड़कियों से घिरे आशीष ने बहाना बनाते हुए उनसे कहा, अब आगे की डिफिकल्टीज कल सॉल्व करेंगे। ये कहने के बाद आशीष डोगरा लड़कियों के बीच से जगह बनाते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि अनिका आसपास ही कहीं उसका इंतजार कर रही होगी। तभी आशीष की नजर पिलर के पीछे अपने हाथों में किताब पकड़ी अनिका पर पड़ी। आशीष को देखते ही अनिका भी पिलर के पीछे से बाहर आई। आशीष और अनिका एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। दोनों ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके सामने वाला व्यक्ति अष्टा यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा था। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बात कर पाते, दोनों के चेहरे पर अचानक ही एक साथ मुस्कान आ गई। अपने हाथ के इशारे से अनिका को आगे बोलने से रोकते हुए आशीष ने कहा, हम दोनों की आंखों में एक सवाल है, मगर ये जगह जवाब सुनने के लिए सही नहीं है। मैं पास ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ, क्योंकि न वहां जाकर कॉफी पी जाए और साथ साथ हम दोनों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें भी सुलझा लिया जाए। अनिका भी आशीष की बात मानकर उसके पीछे पीछे यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी के ठीक सामने कुछ अच्छे रेस्टोरेंट थे। उनमें से एक रेस्टोरेंट को पसंद करके आशीष और अनिका उसके अंदर चले गए। कॉफी ऑर्डर करने के बाद जैसे ही आशीष ने अनिका की ओर देखा, अनिका ने अपनी किताबें मेज पर रखते हुए उससे पूछा, बताओ तुम यहाँ कैसे और तुम यहाँ किस इरादे से आए हो। आशीष ने अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए अनिका को आगे बोलने से रोका और पूछा, अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो। अब अनिका भी समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर आशीष को क्या जवाब देती।